तो ये देखा आपने फुलेरिन कैसा होता है। फुलेरिन रियलिटी में पाउडर जैसे ही दिखाई देता है और ज़्यादा कुछ उसमें ऐसा कोई खास नहीं है कि रियल में हाँ मॉलिक्यूल जरूर फुटबॉल जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो वो चीज़ आपने देखी। उसके बाद जो है हम वही चीज़ डिस्कस करेंगे। एक काम यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, सल्फर के 8 परमाणु से बने सल्फर अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े रहते हैं, है ना। तो इसमें आपको संरचना बनाना होगी। सल्फर कैसे फॉर्म होता है, 8 रिंग रिंग जैसा कैसे फॉर्म होता है सल्फर में। तो आपको 8 गोले ऐसे बनाना पड़ेंगे सल्फर के। पहली बात तो सल्फर के बारे में इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए आपको। सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16 और परमाणु भार होता है 32। जब इलेक्ट्रॉन वितरण दिखाएंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो वो आएगा 2, 8, 8 2 10 और 6 16, है ना। 6 इलेक्ट्रॉन जो है अंतिम कोश में होंगे। तो जो रिंग फॉर्म करेंगे अपन सल्फर की एक मेरे ख्याल से गोले वैसे ही बनाना चाहिए मुझे सल्फर की। एक, दो, तीन, चार। एक जैसे बनाना होंगे ना, आपने देखा होगा उसको। 3 2 5 6, 7 और ये 8, है ना। इस तरह से सल्फर के एटम बनेगा। और इसमें क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन का साझा दिखाएंगे। ये बीच बीच में सल्फर लिखना पड़ेगा आपको। ये सल्फर हो जाएगा। और कुछ मत करना है, इलेक्ट्रॉन का जो है वो साझा दिखा देना। एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा होगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो साझा हो जाएगा। एक एक इलेक्ट्रॉन का क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है अंतिम कोश में बोल रहा है इसका परमाणु क्रमांक 16 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 6। अंतिम कोश में इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत ये कैसे पूरी करेगा, एक इस सल्फर से लेगा, एक इस सल्फर से लेगा, है ना। ये वाला सल्फर इससे लेगा और इससे लेगा। तो सभी सल्फर इसी तरह से काम कर रहे होंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन का साझा कैसे होगा, एक एक करके होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन का साझा इसने इसको दे दिया, बचे हुए कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन आप चाहो तो इसके अंदर दिखा सकते हो ऐसा, 1 2 3 4। थोड़ा सा ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, लेकिन ऐसे ही करना पड़ेगा। ऐसे ही सभी के साथ होगा। 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएंगे। इस तरह से संरचना दिखाना होगी आपको, है ना। 2 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाएगा। आप चाहो तो 4 इलेक्ट्रॉन वाले जो है वो नहीं भी दिखाओ चलेगा, लेकिन इनकी बॉन्डिंग ऐसे दिखाना होगी। तो मेरे ख्याल से ईजी है, समझ में आ गया होगा, है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और कल जो अपन ने चीज़ रियलिटी में मतलब पढ़ी थी कार्बन के बारे में, आज उसको याद कर लेते हैं दो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, है ना। इसमें दो पोर्शन आएंगे। पहला जो गुण है वो श्रृंखलन का गुण है और उसको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि कार्बन हमारे आसपास इतनी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, या फिर कार्बन का श्रृंखलन गुण को समझाइए, या फिर कार्बन के चतुसंयोजकता के गुण को समझाइए। इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसे हम बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की विभिन्न शाखा वाली श्रृंखला एवं वलय में उपस्थित कार्बन भी पाए जाते हैं। ठीक है। 1 2 3 4 लाइन इसमें जो है वो फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, संतृप्त और असंतृप्त यौगिक। और फिर उसके बाद कार्बनिक यौगिक में जिस सीमा पर श्रृंखला में गुण पाया जाता है वह किसी तत्व में नहीं मिलता है। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं जिसमें 7 या 8 परमाणु तक की श्रृंखला हो सकती है, लेकिन ये यौगिक अधिक अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। कार्बन कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होता है, अतः यह स्थायी होता है। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणु के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। तो इस पोर्शन में आपको क्या क्या याद रखना है, याद रखने वाली चीज क्या है, काय में श्रृंखलन का गुण जो लिखोगे उसमें याद करने वाली चीज क्या है, वो लिखोगे कि कार्बन में कार्बन के साथ मतलब कार्बन परमाणु में दूसरे कार्बन परमाणु के साथ जुड़ने की अद्वितीय क्षमता पाई जाती है, और वह दूसरे कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर श्रृंखला फॉर्म कर लेते हैं, एक चेन फॉर्म कर लेते हैं। उसी लिए हम उस गुण को हम बोलते हैं श्रृंखलन का गुण। ये श्रृंखलाएं जो है वो 3 तरह की हो सकती हैं। एक तो सीधी सांकेत श्रृंखला। सीधी सांकेत श्रृंखला में कार्बन कार्बन के साथ ऐसे सिंपली जुड़ता चला जाता है, एक के बाद ऐसा जुड़ता रहता है।
ऐसा जुड़ता जाता है। दूसरा जो टाइप होता है वो शाखी श्रृंखला होती है, मतलब जैसे शाखाएं होती है ना पेड़ की, वैसे इसकी ब्रांचेस डेवलप हो जाती है। जैसे ये कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन यहाँ जुड़ गया, एक कार्बन यहाँ जुड़ गया, दूसरा कार्बन यहाँ जुड़ गया, इस कार्बन के साथ एक और कार्बन जुड़ गया, फिर एक और कार्बन जुड़ गया, इसको बोलते हैं शाखी श्रृंखला। है ना, 12th में आएंगे, 10th में नहीं मिलेगा अपन को इसमें का, शाखी श्रृंखला बोलेंगे। एक जो है वो वलय श्रृंखला में ही पाए जाते हैं। वलय मतलब रिंग के फॉर्म में ही पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए C6H6, C6H6 को जो है हम बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो संरचना होती है वो रिंग के फॉर्म में होती है, बेंजीन। इसकी संरचना रिंग के फॉर्म में कैसी होती है, 6 कार्बन का जो है इस तरह से रिंग होता है। थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ मैं, सी 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 और सी, है ना। ये कार्बन कार्बन जो है एक रिंग के फॉर्म में मिल रहे होते हैं। तो इस प्रकार की 3 चेन पाई जा सकती हैं। मतलब देखो सभी में कार्बन कार्बन के साथ ही जुड़कर एक श्रृंखला फॉर्म कर रहा है। ये भी एक श्रृंखला है, ये श्रृंखला है, ये भी एक श्रृंखला है, और ये भी एक श्रृंखला है। ये काय की श्रृंखला है, तीसरी वाली। ये तीसरी वाली श्रृंखला जो है वो बेंजीन की है। बेंजीन एक यौगिक है कार्बन का, है ना। या फिर बोल सकते हैं एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने पर जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, है ना। तो श्रृंखलन में आपको ये चीज लिखना पड़ेगी श्रृंखलन के गुण में। तो इंट्रोडक्शन में क्या दोगे श्रृंखलन के, बोलोगे कि कार्बन में कार्बन के दूसरे परमाणुओं के साथ जुड़ने की एक अद्वितीय क्षमता होती है, जिसे हम कार्बन का श्रृंखलन का गुण कहते हैं। कार्बन दूसरे कार्बन परमाणु के साथ 3 प्रकार की श्रृंखला फॉर्म कर सकता है। सीधी शाखी श्रृंखला, सीधी श्रृंखला सॉरी, सीधी श्रृंखला, शाखी श्रृंखला और वलय श्रृंखला। वलय मतलब रिंग के फॉर्म में, है ना। तो 3 प्रकार की श्रृंखला फॉर्म कर सकता है। अच्छा, इसके बाद दूसरा जो पॉइंट मेन लिखोगे इसमें, वो ये लिखोगे कार्बन जो कार्बन के साथ जुड़ता है वो 3 प्रकार के बंध बनाता है। जब कार्बन कार्बन के साथ जुड़ता है तो 3 प्रकार के बंध बनाता है, सिंगल बॉन्ड, डुअल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। हिंदी में बोलेंगे एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध बनाता है। एकल बंध बनाने वाले कार्बनों को हम संतृप्त यौगिक बोलते हैं। ऐसे सभी यौगिक जिसमें सिंगल बॉन्ड बन रहा होता है, एकल बंध बन रहा होता है, उसे हम संतृप्त यौगिक बोलते हैं, है ना। कभी कभार संतृप्त यौगिक ही पूछ लेते हैं आपसे। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसे हम संतृप्त यौगिक बोलते हैं। और ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें डुअल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें असंतृप्त यौगिक बोलते हैं, असंतृप्त यौगिक, है ना। अरे यार, संतृप्त असंतृप्त कहाँ से बोल रहा हूँ मैं, गलत बोल रहा हूँ, संतृप्त असंतृप्त, नहीं सही बोल रहा हूँ। पता नहीं, ऐसा लगा जैसे मैं गलत बोल रहा हूँ, नहीं सही बोल रहा हूँ, संतृप्त और असंतृप्त, है ना। जहां पर देखो बुक में भी लिखा हुआ है, यदि आप देखोगे जब भी साथ ही लिखा हुआ है, साथ ही कार्बन के एक द्विबंध आबंध से जुड़े हो सकते हैं, कार्बन परमाणु के बीच केवल एक आबंध होता है, तो उन यौगिकों को हम संतृप्त यौगिक बोलते हैं। द्वि अथवा त्रिव आबंध वाले यौगिकों को हम असंतृप्त यौगिक बोलते हैं, है ना। तो यौगिक यौगिक मतलब वही कार्बन के साथ हाइड्रोकार्बन, जो कार्बन के साथ जो और दूसरे एलिमेंट मिलके कोई यौगिक बना रहे, जैसे कि उदाहरण के लिए एल्कोहल ले लो या फिर ग्लूकोज ले लो। तो एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, C2H5OH, ये कार्बनिक यौगिक ही है। मीथेन हो गया CH4, ये भी कार्बनिक यौगिक है, और भी अपन जानेंगे, है ना। तो जैसे कार्बनिक यौगिकों में कार्बन कार्बन के साथ जुड़ता है ना, तो अलग अलग फॉर्म करता है। जब सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसको हम बोलते हैं संतृप्त यौगिक। ऐसे यौगिक जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन कार्बन के बीच, उन्हें हम संतृप्त यौगिक बोलते हैं। ऐसे यौगिक जिसमें डुअल या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसको हम असंतृप्त यौगिक बोलते हैं। तो ये वाला पॉइंट श्रृंखलन में लिखा हुआ है। उसके बाद तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है, कार्बनिक यौगिकों में जिस सीमा तक श्रृंखला में गुण पाया जाता है वह किसी और तत्व में नहीं मिलता, है ना। उदाहरण ले रहे हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं, लेकिन उनका आकार जो है बड़ा होने का, इसमें 7 या 8 परमाणु तक की श्रृंखला हो सकती है, लेकिन ये यौगिक अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं, इसलिए स्थायी नहीं रह पाते। जबकि कार्बन कार्बन के बीच पाया जाने वाला बंध जो है वो प्रबल होता है और ये स्थायी होता है, लंबे समय तक टिका रहता है। तो जब आप श्रृंखलन का गुण लिख रहे होंगे तो ये बातें आपको लिखना पड़ेंगी। 3 बातें याद रखना है श्रृंखलन के गुण में लिखने को आपको। पहला तो लिखना है आपको इंट्रोडक्शन में कि कार्बन 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 में
किसी कार्बन परमाणु में दूसरे अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़ने की अद्वितीय क्षमता पाई जाती है और कार्बन दूसरे परमाणु के साथ श्रृंखला फॉर्म कर लेता है, श्रृंखला बना लेता है। इस गुण को श्रृंखलन का गुण कहते हैं। मैं रटवा रहा हूं अभी, ये क्वेश्चन अभी रट जाना चाहिए आपको। इंट्रोडक्शन में क्या बोलोगे? कार्बन के पास दूसरे कार्बन परमाणु के साथ जुड़ने की अद्वितीय क्षमता होती है, वो दूसरे कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर श्रृंखला फॉर्म कर लेता है। इस गुण को श्रृंखलन का गुण कहते हैं। ये श्रृंखला 3 प्रकार की हो सकती है, सीधी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलय श्रृंखला, है ना। 3 प्रकार की हो सकती है। फिर कार्बन कार्बन के बीच बनने वाले बंध 3 तरह के हो सकते हैं, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। ऐसे सभी कार्बनिक यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है, संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ऐसे सभी यौगिक जिनमें डुअल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी कि द्विबंध और त्रिबंध पाए जाते हैं, उन सभी को असंतृप्त यौगिक बोलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बोलोगे इसमें? ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा संतृप्त असंतृप्त हो गया। तीसरा पॉइंट बोलोगे कार्बन में जो है कार्बन और कार्बन के बीच जो बंध बनता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंध होता है। ऐसा नहीं है कि कार्बन अकेला है, सिलिकॉन भी एक ऐसा तत्व है जो कि हाइड्रोजन के साथ जुड़कर, उसकी भी संयोजकता 4 होती है, वो भी जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़कर एक लंबी चेन फॉर्म कर लेता है। लेकिन वो जो चेन फॉर्म करता है वो अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है, इसलिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। जबकि कार्बन जो चेन फॉर्म करता है वो कम अभिक्रियाशील होती है और स्थायी होती है, लंबे समय तक टिकी रहती है। तो ये 3 पॉइंट आपको श्रृंखलन में लिखना पड़ेंगे, है ना। आई होप थोड़ा बहुत अभी याद हो गया होगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको ये पूरा के पूरा रटा हुआ हो। यकीन मानो ये पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ जो करवा रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा मजबूती के साथ करना है इन दोनों पैराग्राफ, तीनों ये वाले 2 पैराग्राफ को याद। दूसरा, चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो दूसरा गुण क्या हो जाता है? पहला तो श्रृंखलन हो गया, दूसरा हो जाता है चतुसंयोजकता। चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो इसमें कार्बन के साथ अन्य 4 परमाणु के साथ अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के साथ परमाणु के साथ आबंधन बनाने की क्षमता होती है। तो स्टार्टिंग में ये बोल रहे हैं कि कार्बन के पास चतुसंयोजकता होती है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए दूसरे कार्बन परमाणु के साथ आसानी से जो है वो बना लेता है बॉन्ड, है ना, इलेक्ट्रॉन का कर लेता है साझा। अच्छा, केवल कार्बन परमाणु के नहीं, दूसरे अन्य संयोजक तत्वों के साथ भी ये परमाणु के साथ आबंधन बना लेता है, मतलब दूसरे परमाणु के साथ भी। बहुत बार आपको कार्बन के साथ हाइड्रोजन दिखेगा, बहुत बार। इसलिए हाइड्रोकार्बन बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं हमारे आसपास, और इसलिए जो है वो इसमें सबसे पहले देखो ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन लिखा हुआ है ना। हाइड्रोजन बहुत ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन कार्बन के साथ, है ना। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, मतलब ऐसा नहीं है कार्बन कार्बन के साथ ही जुड़ता है, इन तत्वों के साथ भी जुड़ सकता है, इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। फलस्वरूप ऐसे विशेष गुण वाले यौगिक बनते हैं जो अणु में कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्व पर भी निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए अपना शक्कर ले लो या फिर ग्लूकोज ले लो, है ना। तो C6H12O6, C6H12O6, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कार्बन जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है। इसीलिए इस ये वाली जो लाइन लिखी हुई है ना आखिरी में, फलस्वरूप ऐसे विशेष गुण वाले यौगिक बनते हैं जो अणु में कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्व पर निर्भर करते हैं। इसीलिए जो है वो शक्कर सफेद होती है, कार्बन इसमें कार्बन के गुण नहीं दिखाई देते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके गुण छुपा लेते हैं और शक्कर जो है वो सफेद दिखाई देती है ना। ये लाइन इसीलिए बोली हुई है। तो आपको क्या याद रखना है? चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसमें कार्बन के साथ कार्बन के 4 अन्य परमाणु अथवा कुछ दूसरे तरफ, आप इसको इतना टिपिकल वे में मत याद रखो, साधारण सी लेमन लैंग्वेज में, बिल्कुल आसान भाषा में याद रखो। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए दूसरे कार्बन परमाणु के साथ 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 दूसरे अन्य तत्वों के परमाणु के साथ आसानी से आबंध बना लेता है या बंध बना लेता है, सहसंयोजी बंध बना लेता है, ये भी बोल सकते हो, है ना। आबंधन कर लेता है मतलब कि जुड़ जाता है, बंध बना लेता है आसानी से, है ना। तो बंध बना लेता है आसानी से। और ये कौन कौन से तत्व हो सकते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन भी होते हैं बाकायदा, है ना। आपको नहीं याद रहते तो केवल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये याद रखो, केवल 3 याद रखो। इन तत्वों के साथ वो जुड़कर यौगिक बना लेता है, और ये यौगिक जो है उसके बारे में
ये यौगिक कैसे होते हैं, फलस्वरूप ऐसे विशेष गुण वाले, इनके साथ यौगिक बनाता है, इस फलस्वरूप ऐसे विशेष गुण वाले यौगिक होते हैं जो कार्बन के अतिरिक्त, मतलब कार्बन के गुण तो होते ही हैं उसमें, कार्बन के साथ साथ जो अन्य यौगिक अन्य तत्व उसके साथ जुड़े हैं, उन तत्वों के यौगिक भी इसमें शामिल हो जाते हैं। अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत अत्यंत प्रबल होते हैं, जिसके फलस्वरूप ये यौगिक अतिशय रूप में स्थायी होते हैं, बहुत ज्यादा स्थायी होते हैं। जो बॉन्ड बनता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, कार्बन दूसरे तत्वों के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए स्थायी होते हैं। कार्बन द्वारा द्वारा आबंध के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी है। इस कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़ा रहता है। बड़े तत्वों वाले आबंध की तुलना में अत्यंत बड़े परमाणु के वाले बने आबंध बहुत दुर्बल होते हैं। जो सिलिकॉन बना रहा है ना, वो बड़ा साइज होने के कारण से, तो इसमें साइज वाला बात लिखी हुई है ना। तो इसमें आपको चतुसंयोजकता में 2 पॉइंट याद रखना है केवल, चतुसंयोजकता में चतुसंयोजकता। तो इंट्रोडक्शन दोगे पहले तो कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ताकि टीचर को पता चल जाए, आपको नॉलेज है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है ना। तो दूसरे गुण में इंट्रोडक्शन में दोगे चतुसंयोजकता, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। फिर उसके बाद कार्बन जो है कार्बन के साथ या फिर अन्य परमाणुओं के साथ जुड़कर आबंध बनाता है। वो परमाणु कौन कौन से हो सकते हैं, हो सकते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन भी होते हैं, वो भी होते हैं। क्लोरीन आदि परमाणु के साथ जुड़कर जो है वो आबंध बनाता है, और ये आबंध जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। ये वाला पॉइंट भी लिखोगे। और साथ ही साथ क्या लिखा हुआ है, उसके साथ लिखा हुआ है जो फलस्वरूप जो नए यौगिक बनते हैं, जो नए यौगिक बनते हैं उसमें कार्बन के अतिरिक्त इन तत्वों के गुण भी शामिल होते हैं, इन तत्वों के भी गुण शामिल होते हैं जो नए यौगिक बनते हैं। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था कि जो कार्बन का आकार जो होता है, वो आकार वाला पॉइंट इसमें जरूर ऐड करो। जो कार्बन का आकार होता है वो बहुत छोटा होता है, कार्बन का आकार बहुत छोटा होता है। जो नए तत्व इसके साथ जुड़ते हैं ना, उसके इलेक्ट्रॉनों को इसका नाभिक बहुत मजबूत बंध से बांधे रखता है, जिसके कारण से जो कार्बनिक यौगिक होते हैं जैसे CH4, CO2, एल्कोहल C2H5OH, बहुत सारे कार्बनिक यौगिक होते हैं, अपन पढ़ेंगे अभी और। तो ये सभी यौगिक जो है कार्बन के नाभिकीय आकर्षण बल के कारण से, जैसे ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है कार्बन से, बहुत मजबूती के साथ जुड़े होते हैं, इसलिए ये कार्बनिक यौगिक बहुत ज्यादा स्थायी होते हैं। बाकी दूसरे तत्वों के साथ बनने वाले यौगिक जैसे सिलिकॉन के साथ, उनका जो है वो कक्षा का आकार बड़ा रहता है, इसलिए जो नाभिकीय आकर्षण बल होता है वो दुर्बल रूप से जुड़े होते हैं, इसलिए ज्यादा स्थायी नहीं होते हैं और आसानी से नष्ट हो जाते हैं, जबकि कार्बन के यौगिक आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो ये 2 पॉइंट थे जो कल हमने देखे थे, आज फिर से देखे हुए हैं। तो इसको आप जो है वो याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत चांसेस हैं इसको आने के, बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसी क्वेश्चन के आने के, है ना। तो सबसे पहले इसी को करेंगे, बाकी की तो बाद में देखेंगे ही फिर, है ना। अब अपन जो देखेंगे अगला, कल से इम्पोर्टेंट पोर्शन शुरू होगा इसका, जो कि अपन ने गिनती पढ़ी थी ना, उस गिनती का यूज कल से शुरू होने वाला है। बहुत आसानी से समझ में आएगा जो भी चीजें करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कुछ नया सीखा होगा। भैया हाँ कुछ भैया मीथेन द्रव अवस्था में पाई जाती है क्या? नहीं भैया, मुझे भी नहीं पता, वो एक डाउट था मेरा, क्योंकि जो हम गैस सिलेंडर यूज करते हैं घर पे, वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, नहीं, मैं तो थोड़ा सा मुझे लगा। सोच कर बोलना चाह रहा हूँ, इसलिए गलत नहीं बोलना चाह रहा। एक्चुअली हर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। 9th क्लास में अपन ने गैसेस का एक गुण पढ़ा हुआ है, एक्चुअली पदार्थों का एक गुण पढ़ा हुआ है, जिसको हम कंप्रेशन बोलते हैं या फिर संपीड़न बोलते हैं। तो कंप्रेशन या संपीड़न क्या होता है, किसी भी गैस को किसी बर्तन में भरा जाता है, लगातार संपीड़ित किया जाता है, तो वो गैस कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। उदाहरण के लिए एलपीजी बहुत अच्छा उदाहरण है, मीथेन के साथ भी सेम टू सेम वही केस होगा, कोई भी गैस के साथ वही केस होगा। यदि हम सिलेंडर में उसको जबरदस्ती भरते जाते हैं, प्रेशर उसको संपीड़ित करते हैं, तो वो कम कन्वर्ट हो जाती है। एलपीजी बहुत अच्छा उदाहरण है। एलपीजी में मेन गैस जो है वो ब्यूटेन है, ब्यूटेन के साथ साथ और भी गैस होती है उसमें, लेकिन एलपीजी की मेन मुख्य घटक गैस ब्यूटेन है। ब्यूटेन के बारे में कल आप जानकारी प्राप्त कर लोगे, कल बहुत अच्छे से बताऊंगा इसको मैं। तो ब्यूटेन जो है वो उसको भरते जाते हैं, एलपीजी में भरते जाते हैं, तो आप देखोगे सिलेंडर जो है वो लिक्विडिफाई हो जाता है। अगर सिलेंडर को हिलाओगे ना तो ऐसा लगेगा उसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है।
तो कोई भी गैस को संपीड़ित किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लिक्विड में, है ना। तो कोई भी मीथेन हो चाहे कोई भी गैस हो, उसको संपीड़ित करके द्रव में रूप में कंप्लीट किया जा सकता है ना। तो आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। आई होप कुछ नया सीखा होगा। बाय, गुड नाइट, जय गुरु सभी को।